जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। बात करें प्रश्न नंबर 1 के बारे में। इसमें कहा गया अपनी मुद्रा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा देवी। बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 तेलुगु कवि। ठीक है, इसे ध्यान देना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, यानी कि सबसे बढ़िया युग माना जाता है, इसे ध्यान देना। ठीक है, उसके उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जो है सुशोभित करते थे, यानी कि 8 दिग्गज वहाँ पर थे, 8 कवि वहाँ पर थे। तो ये ध्यान देना। ठीक है, वो भी किससे संबंधित थे? तेलुगु से संबंधित थे। ठीक है, इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान देना कि तेलुगु का अगर स्वर्ण युग के बारे में बात आए, या फिर तेलुगु का सबसे अच्छा शासनकाल किसके हाथ में था, तो कृष्णदेव राय के हाथ में था। ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि सवाल कहीं से बन सकता है और कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और अगर हम बात करें दोस्तों, इनके 8 कवियों में पेंडाना एक कवि थे जो सबसे प्रमुख थे। ठीक है, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, क्या नाम था उनका? नाम था पेंडाना। फिलहाल ये सवाल नहीं आएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि किसके युग को क्लासिकल युग, या फिर गोल्डन इरा, या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है, किसका? तेलुगु का। तो ये ध्यान देना, कृष्णदेव राय। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो किसके शासनकाल में आया था? प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करें प्रश्न नंबर, ये जो था दोस्तों अब्दुल रज्जाक ये फारसी राजदूत था। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 पॉइंट में से कौन कौन सा सही हो सकता है? कोई एक सही हो सकता है, 2 सही, या फिर चारों सही हो। सही उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 और 4। यहाँ वाला सी हो जाएगा, यानी 3 4। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ए यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते हो थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जो लिखा है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4। यानी 3 4 के बारे में बात करें तो 3 में ये लिखा है नन्य, और 4 में लिखा है टिक्कन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। इसमें कहा गया वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। अगर दोस्तों इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विजयनगर राजाओं का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। तो बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कृष्णदेव राय। ठीक है, इनका राज्यारोहण जो है 1509 में हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है, 500 वर्ष से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, या 500 वर्ष गुजर गए, ऐसे भी सवाल बन सकता है। और कृष्णदेव राय के बारे में हम लोगों ने पहले इस सवाल में जान लिया था, ये कौन है और उनके बारे में खासियत। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। तो ये चीज़ ध्यान देना कि 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के एक मिनट चाहिए, हाँ, और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। एक तरफ था विजयनगर, और एक तरफ था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर बीदर और एक तरफ क्या था? विजयनगर। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसमें विजयनगर पराजित हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 8 में सन 1565 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। तो प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम्पी। तो हम्पी के खंडहर जो इस समय उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे, या फिर करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान देना। और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। तो ये भी ध्यान देना, हो सकता है सवाल बन सकता है, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया सल्तनत काल के अधिकांश आमिर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्क। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करें, इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। तो ये बात जो है इक्ता व्यवस्था से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये संबंधित नहीं है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ए, बी और डी अपने आप ही संबंधित हो जाएगा। फिलहाल चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि इक्ता व्यवस्था जो है ये अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस, आरओ, यूपीएससी, यहाँ तक कि जैसे एग्जामों में। ध्यान सुनना, भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य प्रशासनिक व्यय पूरे करता था, तथा उसे इस राजस्व से
सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। देखिए, इकता व्यवस्था में जो पैसा मिलता था वो सुल्तान के पास नहीं जाता था, जो उसको देख रेख करता था ना वो उसका पैसे का खर्च सेना पे और सब चीज़ों पे खर्च करता था। और सेना किसके लिए होती थी? तो किंग के लिए होता था, यानी राजा के लिए होता था। तो इनडायरेक्टली कह सकते हो कि इकता व्यवस्था का जो राजस्व होता था वो राजा के लिए ही इस्तेमाल होता था, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ठीक है, इसे ध्यान देना। ठीक, खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। एक वो होता था कर, यानी आय, वो तो उसका नाम था खालिशा भूमि से, तो वो जो है डायरेक्टली सुल्तान के पास जाता था, लेकिन इकता व्यवस्था का जो था उस डायरेक्ट सुल्तान के पास नहीं जाता था। तो वही पूछ रहे कि खालिशा भूमि जो वो था आय, क्या वो सुल्तान के पास डायरेक्ट जाता था? तो हाँ, ये चीज़ जाता था। 11 में निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो ए लिखा है ना, इसके सामने ये होना चाहिए था। अब जैसे यहाँ पर वो लिखा है ना बी, उसके सामने होना चाहिए था। जैसे यहाँ लिखा है सी, तो सी के सामने ये होना चाहिए था, लेकिन पीडीएफ में उस तरीके से बन नहीं पाया, तो मैंने ऊपर नीचे ही लिख दिया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि क्या है? डी में है दीवान ए रियासत। एक मिनट जाइए, 1 मिनट, हाँ, दीवान ए रियासत यहाँ पर होना चाहिए था, इसके नीचे दीवान ए रियासत नीचे होना चाहिए था बलबन। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक एवं सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए रियासत का संबंध बलबन से नहीं है। चलो इसके सामने आप लोग लिख लेना बलबन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बलबन। शायद पीडीएफ बनाते हो इसमें नहीं लिख गया है, कोई बात नहीं, छोटी चीज़ें ये सब, इस सब पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, मैं बोल दूंगा बलबन। ठीक है, यहाँ पे लिखो बलबन। अब यानी कि दीवान ए रियासत का संबंध बलबन से नहीं है, तो फिर दीवान ए रियासत किससे संबंधित है? दीवान ए रियासत दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, और ये बाजार नियंत्रण विभाग हुआ करता था। ठीक है, इसका मतलब जब एक संबंधित नहीं तो जाहिर सी बात है जो कुछ बचे वो सब संबंधित हैं। जैसे लिखा है दीवान ए मुस्खराज। ठीक है, ये संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से, और ये दोस्तों राजस्व विभाग हुआ करता था। और दूसरा है दीवान ए अमीर कोही, ये संबंधित है मोहम्मद तुगलक से, और ये हुआ करता था दोस्तों कृषि विभाग। तो इसको अलग अलग भी याद कर लेना, क्योंकि अलग अलग पीसेस में भी पूछा जाता है और आर ओ में भी पूछा जाता है। अब बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 15 के बारे में, नहीं माफ करिए 12 के बारे में। इसमें कहा गया दीवान ए आमिर ए कोही एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। 12 के बारे में बात करें दोस्तों, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान सुन लेना, मैं हर चीज़ को लिख नहीं सकता हूँ इसलिए बोल दे रहा हूँ, सुन लेना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए आमिर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये कृषि से संबंधित था। ठीक, प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो प्रश्न नंबर अगर हम लोग 13 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट चाहिए 1 मिनट। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुगलक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि सल्तनत काल में राज्य का राजधानी वजीर कहलाता था, ये चीज़ मालूम होना चाहिए। और वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग यानी कि दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। और तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का, माफ़ करिए विजारत होगा, भारतीय विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई चीज़ डाउट ना रहे। पहले चीज़ ध्यान सुनना, सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था, ये आपको मालूम होना चाहिए। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग यानी कि दीवान ए वजारत का प्रधान होता था, जहाँ से हमने वजारत शब्द जाना। ठीक है, इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक आय आदि सभी की देखभाल करता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो प्रश्न नंबर अगर हम लोग 14 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्य कानून से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया दोस्तों कि खारितादार कौन था? एक मिनट जाइए, इसमें कहा गया है कि खारितादार कौन था? तो प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को खारितादार कहा जाता था उस वक्त। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।